हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूं। आज हम एक और डिजीज पढ़ने जा रहे हैं जो है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, यानी कि बाजरे का हरित बाली रोग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन को स्टार्ट कर दें। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ये जो टॉपिक है वो MSc BSc के अंदर तो है ही, साथ ही साथ ये जो टॉपिक है RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट सेकंड का एक टॉपिक है। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये जो डिजीज है कॉमन डिजीज है और ये बहुत सारे देशों में देखी गई है, जैसे इंडिया, ईरान, इजराइल, चाइना, फिजी, जापान और ऐसी सारी कंट्रीज जहां बाजरा उगाया जाता है वहां इस डिजीज को रिपोर्ट किया गया है। इंडिया में इस डिजीज को सबसे पहले रिपोर्ट किया था बटलर ने 1907 में। इन्होंने इस डिजीज को कहा था स्पोरेडिक डिजीज वो डिजीज होती है जो कभी कभार ओकेजनली जो है होती है, उत्पन्न होती है और बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। तो बटलर ने इसे स्पोरेडिक डिजीज कहा था क्योंकि इनके हिसाब से ये क्रॉप को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। ठीक है, इसके बाद मित्तर एंड टंडन ने 1930 में ये रिपोर्ट किया इस डिजीज को कहाँ पर, इलाहाबाद, यूपी। और इनकी ऑब्जर्वेशन को बटलर ने 1907 के अंदर क्या किया था, इसके बाद मित्तर एंड टंडन ने 1930 में इस डिजीज को रिपोर्ट किया था इलाहाबाद, यूपी। और साथ ही साथ बटलर ने जो चीज कही थी कि ये एक स्पोरेडिक डिजीज है, उस पॉइंट को भी इन्होंने कंफर्म किया था। तब से लेकर जो बाजरा की ये डिजीज है ये लगभग उन सभी स्टेट्स में देखी गई है जहां पर बाजरा उगाया जाता है एक खरीफ फसल के रूप में। तो हम कह सकते हैं जहां जहां बाजरा एक खरीफ फसल के रूप में कल्टीवेट किया जाता है वहां वहां ग्रीन ईयर डिजीज को इनमें देखा गया है। ठीक है, इफेक्ट की बात करें तो पहले ये माना जाता था कि एक स्पोरेडिक डिजीज है जो ओकेजनली होती है और क्रॉप को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन ये बोला गया था कि जो लो लाइंग फील्ड्स होती हैं, जो नीचे की तरफ खेत होते हैं, वहां पर इनमें थोड़ा नुकसान पहुंचता है। लेकिन राय एंड सिन्हा 1965, माथुर एंड डेलेला 1971 और नेने और सिंह 1976 इन्होंने कहा था कि ये जो डिजीज है ये इतना कम नुकसान भी नहीं करती है क्योंकि ये लगभग पूरी जो प्रोडक्शन होता है उसका 27 to 30% जो है उसमें नुकसान कर रही है, हार्म कर रही है। तो इसे हम स्पोरेडिक डिजीज नहीं कह सकते। ये डिजीज जो है महामारी के रूप में कर्नाटक, महाराष्ट्र में 1975 में पाई गई थी और इससे लगभग पूरी की पूरी जो बाजरे की क्रॉप है वो नष्ट हो गई थी। तो इसे स्पोरेडिक डिजीज कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये 1975 में एपिडेमिक या महामारी के रूप में बहुत ज्यादा कर्नाटक और महाराष्ट्र के अंदर फैली थी। अब बात करें इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म यानी कि रोग कारक की, तो ये जो जीनस है स्क्लेरोस्पोरा जो जीनस है उसमें 15 स्पीसीज आती हैं, जिसमें से 13 स्पीसीज भारत के अंदर पाई जाती है। और इनमें से ज्यादातर जो स्पीसीज हैं वो कहाँ पाई जाती है, टेम्परेट, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि शीतोष्ण, उष्ण कटिबंधीय और उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भारत में ये ज्यादातर पाई जाती हैं। स्क्लेरोस्पोरा की जो सारी की सारी जातियां होती हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होती हैं, मतलब अविकल्पी परजीवी होती हैं। इनके पास अपने होस्ट पर लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो जब ऑप्शन नहीं होता तो उसे हम अविकल्प या ऑब्लिगेट कहते हैं। ठीक है, और ये जो पैरासाइट है स्क्लेरोस्पोरा, ये जो परजीवी है ये पोएसी फैमिली के सदस्यों के ऊपर डिजीज कॉज करता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज है वो है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ये जो स्पीसीज है ये बाजरे के प्लांट को इन्फेक्ट करती है और बाजरे में ग्रीन ईयर डिजीज या हरित बाली रोग को उत्पन्न करती है। तो हरित बाली रोग का कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन हो गया, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। तो ये जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है इसका डिवीजन है यूमाइकोटा, सब डिवीजन है मैस्टिगोमाइकोटिना, क्लास उमाइसिटीज, ऑर्डर पेरेनोस्पोरेल्स, फैमिली पेरेनोस्पोरेसी, जीनस स्क्लेरोस्पोरा और स्पीसीज ग्रेमिनिकोला।
सिम्टम्स की बात करें तो इस डिजीज के जो इफेक्ट है वो ज़्यादातर इसकी लीव्स और इन्फ्लोरेसेंस यानी कि पर्ण और पुष्प क्रम पर देखने को मिलता है। जो सिम्टम्स यहाँ देखे जाते हैं उनमें सबसे पहले हम देखें कि जो डिजीज प्लांट है यानी कि जो संक्रमित पादप है उसकी जो लीव्स हैं वो इटियोलेट हो जाती हैं, पीले रंग की हो जाती हैं। उसके ऊपर ब्राउन या येलो स्ट्रिप्स जो है वो लीफ के ऊपर दिखाई देती है, या तो पत्तियां पूरी पीली हो जाती हैं, उनके ऊपर जो है कैसे कलर की, पीली या भूरे रंग की धारियां दिखाई देती है। अगर ये डिजीज जो है ठंडे और नम इलाकों में यानी कि मॉइस्ट और कोल्ड एटमॉस्फेयर वाले रीजन के अंदर हुई है तो वहां पर क्या होता है कि जो पर्ण है, जो लीव्स हैं, उनके ऊपर थिन व्हाइट हेयर्स ऑब्जर्व किए गए हैं। तो इस तरीके के जब सिम्टम शो होते हैं तो उसे डाउनी ग्रोथ कहते हैं, यानी कि ये जो है मृदु रोमिल रोग जो है वो भी कहलाता है। तो ग्रीन ईयर डिजीज जो है इसका दूसरा नाम है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा, बाजरे का मृदु रोमिल आसिता रोग। ठीक है, इसलिए देखिए पत्तियां जो हैं इस तरीके की, उस पर धारियां दिखाई देती है या फिर सफेद रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। यहाँ देखिए पीली भूरे रंग की धारियां दिखाई दे रही है, जो एक्चुअली जिसको अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस तरीके से फंगल स्पोर्स जो हैं या फंगाई की जो हाइफी है वो फैली हुई दिखाई देगी। जो डिजीज लीव है वो कभी कभी क्या होता है, फट जाती है और फट कर दोनों सिरों से जैसे ट्विस्ट हो जाता है, कुंडलन जैसे हो जाता है, उस तरीके से ट्विस्टेड हो जाती है। इसके अलावा जो हेड है यानी कि जो बाजरे का सिट्टा है वो ग्रीन रंग का हो जाता है, इसीलिए इसको हरित बाली कहते हैं, यानी बाली का हरा होना। जो इन्फ्लोरेसेंस वाला पार्ट है जहां पर बाजरे के दाने लगते हैं वो पूरा का पूरा जो पार्ट है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। साथ ही साथ उसके जितने भी डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं जैसे स्पाइकिका, ग्लूम, स्टेमन, गाइनोसियम, ये सारे के सारे जो पार्ट हैं वो लीफ जैसे हो जाते हैं, लीफ लाइक हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फिलोडी कहते हैं। और ये एक प्रकार की हाइपरट्रॉफी यानी कि अति वर्धन है। इसमें जो ऑर्गन्स हैं वो अपने साइज में इंक्रीज हो जाते हैं तो उसको हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। जब ऑर्गन्स लीफ लाइक दिखाई देते हैं तो उसे हम फिलोडी कहते हैं। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ट्विस्टेड हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो इन्फेक्टेड स्पाइकलेट है उनकी संख्या, उनका नंबर जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। और बाजरे का जो ईयर है वो या तो पार्शियली या कंप्लीटली स्टेराइल यानी कि बंध्य हो जाता है क्योंकि उसके अंदर इन्फेक्शन हुआ है। इस तरीके की संरचना जो देखने को मिलती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो जाते हैं और वो इस तरीके से ट्विस्टेड हो जाते हैं। वो स्टेमन है, ये इन्फ्लोरेसेंस है और ये पूरा का पूरा बाजरे का सिट्टा है। इस तरह के सिम्टम्स जो हैं उसमें दिखाई देते हैं। और अगर आप ऐसे देखना चाहें तो देखिए जो बाजरे का सिट्टा है इसमें पूरा का पूरा जो है पत्तियों जैसी संरचना या पूरा का पूरा हरा हो जाता है, इसे हम हरित बाली कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पौधा है, बाजरे का जो प्लांट है उसकी ग्रोथ जो है वो स्टंट हो जाती है, स्तंभित हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि उसकी ग्रोथ जो है वो प्रभावित होती है। पौधा जो है बौना रह जाता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उस पर इन्फ्लोरेसेंस डेवलप ही नहीं होते, पुष्प क्रम का विकास नहीं होता। ये डिजीज जो ड्वार्फ प्लांट, जो बौना पादप जिसमें कि ये संक्रमण हुआ है, वो इमेच्योर स्टेज में, अपरिपक्व अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, वो डाई हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो डिजीज प्लांट है वो दूसरों को देखते हुए, जो दूसरे बाजरे के पौधे हैं उनको देखते हुए सघन होता है, अधिक डेंस होता है। इसके अंदर जो ब्रांचेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती है और इसके अलावा लीव्स भी इसके अंदर ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद है इटियोलॉजी। देखिए स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला जो है वो इस डिजीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म है, रोग कारक है। ये पैथोजन क्या है, एक ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट है, मतलब ये एक अंतः परजीवी है। ठीक है, ये क्लास ओमाइसिटीज का मेंबर है। इसका जो माइसीलियम है वो कोइनोसाइटिक यानी कि पट रहित होता है, इसमें सेप्टा नहीं होते और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये जो है ब्रांच्ड फंगल हाइफी से बना होता है। इसका जो माइसीलियम या कवक जाल है वो बहुत सारे फंगल हाइफी या कवक सूत्रों से मिलकर के बनता है। फंगल हाइफी जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, जो होस्ट प्लांट की लीव है उनकी वेस्कुलर बंडल्स के आसपास जो मेसोफिल सेल्स पाई जाती हैं, मध्योतक जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनके बीच के अवकाश में यानी कि अंतरा कोशिकीय अवकाश या इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर ये फंगल हाइफी
फैले हुए पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनसे जो हॉस्टोरिया बनते हैं, इनके जो चूषकांग होते हैं, किनके, जो फंगल हाइफी हैं, उनके जो हॉस्टोरिया होते हैं वो सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं और दो तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। पहला स्ट्रक्चर जो है उसे हम कहते हैं बटन लाइक हॉस्टोरिया और दूसरे हैं फिंगर लाइक हॉस्टोरिया। तो ये इस तरीके की जब संरचना बनाते हैं तो बटन लाइक हॉस्टोरिया कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो होस्ट प्लांट है उसमें से पोषण को अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। और यह है फिंगर लाइक, इसमें फिंगर की तरह स्ट्रक्चर बन जाती हैं और ये भी होस्ट से एब्जॉर्प्शन के लिए काम आती है। ठीक है, अब ये जो हॉस्टोरिया हैं वो क्या करते हैं, होस्ट सेल को पेनिट्रेट करते हैं और वहां से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। जो फंगल हाइफी है इनकी जो सेल वॉल है वो जिलेटिनस होती है, यानी कि जिलेटिनी आवरण युक्त इनकी कोशिका भित्ति होती है। किनकी, कवक सूत्रों की या फंगल हाइफी की। पैरासिटिक माइसीलियम जो है वो सब स्टोमेटल कैविटी, उपरंध्रीय गुहा के अंदर इकट्ठा हो जाता है, एग्रीगेट हो जाता है और क्या करता है, प्लांट की लीव्स के अंदर पूरा फैल जाता है। इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्पोरेंजियोफोर्स हैं वो डेवलप होते हैं। कहाँ पर डेवलप होते हैं, जो फंगल हाइफी सब स्टोमेटल कैविटी के अंदर इकट्ठा हुए हैं उनके कुछ टिप खुले रहते हैं। उन खुले टिप जो हैं वो स्पोरेंजियोफोर या बीजाणुधानी धर की तरह काम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो स्पोरेंजियोफोर हैं वो होते कैसे हैं, ये होते हैं इरेक्ट, रोबस्ट एंड स्मॉल स्टॉक्ड, यानी कि छोटे वृंत वाले, छोटे लंबे, सीधे और ठोस प्रकार के बीजाणुधानी धर यहाँ पर डेवलप होते हैं। ये दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर, ये है बीजाणुधानी धर। इनके ये जो है ये ऐसे लगता है जैसे ये रंध्र में से जो लीव के स्टोमेटा है उसमें से निकले हुए दिखाई देते हैं। तो कुछ इस तरीके की संरचना इसके अंदर देखने को मिलती है। यह है इसका स्पोरेंजियोफोर, जिसे हम बीजाणुधानी धर कहते हैं। इनके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसके ऊपर स्पोरेंजिया लगे हुए होते हैं। स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी जो है वो इसके ऊपर लगी होती है। स्पोरेंजिया देखने में ऐसी अंडाकार, हाईलाइन, ओवल शेप्ड और मल्टी सिंगल न्यूक्लिएटेड होती है। ये जब अंकुरित होती है तो इस प्रकार की दिखाई देती है। ठीक है, इसके बाद जो बेसल पार्ट है स्पोरेंजियोफोर का वो ब्रांच्ड नहीं होता, जबकि जो ऊपर का पार्ट है वो इरेगुलरली ब्रांच्ड होता है। आप इस चित्र से देख सकते हैं नीचे का जो बेसल पार्ट है वो ब्रांच्ड नहीं है, लेकिन जो ऊपर का पार्ट है वो इरेगुलरली ब्रांच्ड है। ठीक है, स्पोरेंजियोफोर की जो लेंथ है वो अप्रॉक्स 100 माइक्रोमीटर हो सकती है और इसके अलावा ये एक असेप्टेड स्ट्रक्चर है। देखिए ये इसमें कोई भी सेप्टा नहीं है, इसका मतलब ये एक असेप्टेड स्ट्रक्चर है। इसकी जो टर्मिनल ब्रांचेस हैं वो फिंगर लाइक दिखाई देती हैं, जिसके ऊपर एलिप्टिकल, हाईलाइन, कोनिडिया या स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं। यह है इसकी टर्मिनल ब्रांचेस जिसके ऊपर ओवल शेप्ड, हाईलाइन, स्पोरेंजिया। यहाँ पर स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी को कोनिडिया भी कहा जाता है, वो इसके ऊपर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो कोनिडिया है या जो स्पोरेंजिया है उनके शीर्ष के ऊपर एक बीक लाइक चोंचनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम पेपिला कहते हैं। नींबू के ऊपर आपने देखा होगा बिल्कुल नींबू के जैसी ये बीजाणुधानियां या कोनिडिया होती है जिनके ऊपर एक चोंच लाइक संरचना होती है जिसे पेपिला कहते हैं। और ऐसी कोनिडिया को क्या कहते हैं, पेपिलेट कोनिडिया या पेपिलेट स्पोरेंजिया। ठीक है, जो कोनिडिया है उसकी लेंथ और विड्थ की बात करें तो इसकी लेंथ होती है 20 to 32 मिली माइक्रोन और जो इसकी विड्थ होती है वो होती है 13 to 21 मिली माइक्रोन। कोनिडिया जो है ये जनरली नाइट में प्रोड्यूस होते हैं। नाइट में इनका सारा का सारा जो ग्रोथ है वो कंप्लीट हो जाती है और सुबह होने से पहले पहले ये डिस्पर्स हो जाते हैं। मतलब जो रात के जो भी घंटे हैं 8, 9, 10 घंटे जो भी हैं उसी में कोनिडिया फॉर्मेशन भी हो जाता है और उनका विमोचन भी हो जाता है। जो फंगल पैरासाइट हैं
ये फिर क्या करते हैं, जब यहाँ पर कोनिडिया विमोचित हो गए मतलब उसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, तो अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जब होस्ट की वेजिटेटिव ग्रोथ का लास्ट टाइम होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ये होस्ट के अंदर ही डेवलप होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है एंथ्रीडियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है oogonia। ये कहाँ पर डेवलप होते हैं, होस्ट की लीफ मेसोफिल के अंदर पुंधानी और अंडधानी दोनों डेवलप होते हैं। कुछ इस तरीके का इसका डिजीज साइकिल होता है इसके अंदर। ये तो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये है फंगल हाइफी। फंगल हाइफी जो हैं इसके अंतिम सिरे कोनिडियोफोर की तरह बिहेव करते हैं, इसके ऊपर कोनिडिया लगते हैं। अब इसमें दो प्रकार से कोनिडिया में जर्मिनेशन होता है, या तो ये कोनिडिया जो हैं सीधे ही जर्मिनेट होते हैं और फिर से फंगल हाइफी बनाते हैं, या फिर क्या होता है, देखिए ये है कोनिडिया। ये कोनिडिया जो हैं ये इस तरीके से इनके अंदर विभाजन होता है और मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बन जाता है। हर एक स्ट्रक्चर जो है, एक केंद्रक वाला जो स्ट्रक्चर है उससे एक जूस्पोर बनता है। अब ये जो है पेपिला जो है, पेपिला की तरफ से जो कोनिडिया है वो फटता है और इसमें से जूस्पोर जो हैं वो रिलीज होते हैं। ये जूस्पोर कुछ समय तक लीफ के ऊपर जो ओस की बूंदें पड़ी होती हैं उसके अंदर तैरते हैं। कुछ टाइम बाद ये रेस्ट करते हैं और जब ये रेस्टिंग जूस्पोर बन जाते हैं तो ये अपने फ्लेजिला को हटा देते हैं, फ्लेजिला को रिमूव कर देते हैं। इसके बाद जूस्पोर जो हैं वो जर्मिनेट होते हैं, उनसे जर्म ट्यूब निकलती है और वो वापस फंगल हाइफी बनाते हैं। तो सीधे ही जब कोनिडिया जर्मिनेट होते हैं तो इसको हम डायरेक्ट जर्मिनेशन ऑफ कोनिडिया कहते हैं, और जब जूस्पोर फॉर्मेशन होकर के उसके बाद फंगल हाइफी बनता है तो इसको इनडायरेक्ट जर्मिनेशन ऑफ कोनिडिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो मैच्योर oogonia या अंडधानी है वो कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, जिसमें पेरिप्लाज्म, ooप्लाज्म और एग ये पाया जाता है। पेरिप्लाज्म यानी कि जो पेरिफ्री की तरफ जो भी साइटोप्लाज्म होता है वो ooप्लाज्म, जो एग के चारों तरफ पाया जाता है वो ooप्लाज्म, और सबसे सेंटर में एग पाया जाता है। जबकि अगर हम बात करें एंथ्रीडियम या पुंधानी की तो एक क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जो शुरुआत में तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, लेकिन एंड में इसमें सिर्फ एक मेल गैमेट बचता है, बाकी सारे के सारे न्यूक्लियस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट या नष्ट हो जाते हैं। देखिए इस तरीके की संरचना जो है देखने को मिलती है। ये जो संरचना है यह है oogonia, जिसको हम अंडधानी कहते हैं, गोलाकार संरचना है। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, ये है एंथ्रीडियम या पुंधानी। यहाँ पर जो चीज दिखाई दे रही थी, देखिए यहाँ सेंटर के अंदर तो होता है एग, एग के बाहर होता है ooप्लाज्म और सबसे बाहर होता है पेरिप्लाज्म। तो जब इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है एंथ्रीडियम से ooप्लाज्म की तरफ। ठीक है, फिर इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब से जो मेल गैमेट है वो एग तक पहुंचता है और वहां पर फर्टिलाइजेशन ट्यूब का जो सिरा है वो बस्ट हो जाता है और मेल गैमेट कहां पर रिलीज हो जाता है, फीमेल गैमेट के पास रिलीज हो जाता है। फिर इनके अंदर फ्यूजन होता है और जब इनमें फ्यूजन हो जाता है तो यहाँ पर ooस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मैच्योर एंथ्रीडियम और oogonia एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, वहां पर फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब के फॉर्मेशन से मेल गैमेट फीमेल के पास पहुंचकर डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है और उससे एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर बनती है। जाइगोट के चारों तरफ जब एक वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, ooस्पोर या निषिक्तांड कहेंगे। और ये ooस्पोर फॉर्मेशन जो है वो स्क्लेरोस्पोरा की रेस्टिंग स्टेज होती है, जिसका डायमीटर 25 से 35 25 to 35 मिली माइक्रोन होता है। ooस्पोर की जो वॉल है वो 3 लेयर्ड होती है, बाहर एपिस्पोर, उसके बाद एक्सोस्पोर और सबसे अंदर की तरफ एंडोस्पोर। ये 3 लेयर जो है इसके ooस्पोर में प्रेजेंट होती है। ये देखिए ये पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा चुकी हूँ। यहाँ पर ये जो है ooस्पोर का फॉर्मेशन हो गया है, जिसके बाहर एक मोटी भित्ति बन गई है। तो इसमें जो सबसे बाहर की होगी वो एपिस्पोर, उसके बाद में एक्सोस्पोर और जो सबसे अंदर प्रेजेंट है वो होगी एंडोस्पोर। ठीक है,
अब बात करें कंट्रोल की। डिजीज साइकिल हमने देख लिया कि इटियोलॉजी क्या है, तो अब इसको कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा। तो कंट्रोल करने के लिए हमें क्रॉप को रोटेशन में उगाना चाहिए, फसल चक्र में उगाना चाहिए, जिससे जो स्क्लेरोस्पोरा है इसको नेक्स्ट ईयर होस्ट ना मिल सके और ये जो है जो जर्मिनेट ना हो सके और संक्रमण वहीं रुक जाए। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जितने भी डिजीज्ड प्लांट हैं उनको उखाड़ कर उनको जला दें, तब भी हम इस डिजीज को बढ़ने से रोक सकते हैं। इसके अलावा डाइथेन M45 इसका जो स्प्रे है वो भी इस फंजाई को बढ़ने से रोकता है, क्योंकि ये एक फंजीसाइड है। इसके अलावा जो सीड्स हैं उनको बोने से पहले हम 0.1% एग्रोसेन GN और 0.4% थायरम से ट्रीट करें, तब भी हम इस डिजीज को 50% तक रोक सकते हैं। इसके अलावा हम रेजिस्टेंट वैरायटीज का यूज कर सकते हैं, जिससे डिजीज होने का खतरा ही ना रहे, जो है HB15, PHB10 और PHB14। तो इन सारे जो पॉइंट्स हैं इनको हम यूज करके सीड ट्रीटमेंट करके डिजीज प्लांट को हटा करके डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज को यूज करके हम इस डिजीज को जो है होने से रोक सकते हैं। तो आई होप ये जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे BSc MSc में भी आप इस टॉपिक को पढ़ के आए हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दीजिए और मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एक और डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। तब तक टेक केयर, बने रहिए मेरे साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान for more informative botany videos. Thank you.